गेम के अंदर बहुत सारे नए सेटिंग्स इंप्लीमेंट होते रहते हैं, तो आप अगर बेसिक, इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल पे हो तो नए और पुराने जितने भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं वो सारे अभी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक सेटिंग्स के बारे में जानना चाहते हो तो आपके लिए टाइम स्टैम्प्स दे दिया है, जिससे आप डायरेक्टली डिजायर्ड सेटिंग के बारे में जान पाओगे। पहला इंपॉर्टेंट सेटिंग है डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन। इससे आपको एक दूसरा फायर बटन मिलेगा, लेकिन इसकी एक खास बात यह है कि इससे आपका कैमरा मूवमेंट नहीं होता है। यानी जब आप फायर करते वक्त स्क्रीन पे टच मूवमेंट करोगे तो आपका एम मूव नहीं करेगा, जो कि स्टेबल एम में हेल्प करता है। इसे आप ऑलवेज ऑन पे ही रखें। और एक क्विक टिप, आप कभी भी दो फायर बटन को ओवरलैप मत कीजिएगा। या तो फायर बटन को डिसेबल कर दीजिए या फिर अलग अलग जगह पे दोनों को प्लेस करें। बोल्ड फायर एक्शन एंड क्रॉसबो फायरिंग मोड एंड शॉटगन फायरिंग मोड फंक्शनली सेम है, जिसमें आपको दो तरह के ऑप्शंस मिलते हैं उन गन्स को कंट्रोल करने के लिए। जब आप टैप पे सिलेक्ट करते हो तब तभी फायर होता है जब आप फायर बटन पे टच करते हो, लेकिन रिलीज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तब तभी फायर होगा जब आप टच होल्ड को छोड़ोगे। वैसे तो रिलीज बटन आपको थोड़ा सा फास्ट रेस्पॉन्स टाइम दे सकता है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए आप उस टैप पे ही सेट करके रखें ताकि सारे गन्स की तरह ये भी फंक्शन करें। स्कोप मोड में आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, टैप, होल्ड एंड मिक्स्ड। इसमें अगर आप टैप को सिलेक्ट करते हो तब आपको स्कोप ऑन एंड ऑफ करने के लिए मैनुअली स्कोप पे टैप करना पड़ेगा। अगर आप होल्ड पे रखते हो तब आप जितना टाइम स्कोप को टच करके होल्ड करोगे तभी आपका स्कोप ऑन रहेगा और इससे आपके रिफ्लेक्सेस थोड़े बढ़ जाएंगे। लेकिन ये तभी यूज कीजिए जब आप 3 या फिर उससे ज़्यादा फिंगर वाले कंट्रोल लेआउट को यूज करते हो। मिक्स्ड में स्कोप दो तरीके से काम करता है। अगर आप क्विकली स्कोप पे टैप करते हो तब स्कोप ऑन होकर रहेगा जब तक आप फिर से टैप ना करो। अगर आप थोड़ा सा होल्ड करोगे तब टॉर्च छोड़ते ही स्कोप ऑफ हो जाएगा। ऑल्सो ये फंक्शनली पावरफुल है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यूज करने में, इसीलिए स्कोप मोड को होल्ड पे ही रखें। कैमरा रोटेशन व्हाइल एडीएस को जब आप इनेबल करते हो तब स्कोपिंग के टाइम पे स्क्रीन पे स्वाइप करने से एम भी मूव करेगा, जो आपके एम को बिगाड़ सकता है, इसीलिए इसे डिसेबल ही रखें। क्विक स्कोप स्विच को इनेबल करने से आपको एक एक्स्ट्रा बटन मिलेगा जिससे आप क्विकली स्कोप को चेंज कर पाओगे विदाउट मैनुअली चेंजिंग इट बाय गोइंग टू बैग। इसे अनेबल ही रखें। कैंटेड साइड बटन पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, टैप टू यूज एंड टैप टू स्विच। जिसमें टैप टू यूज रखोगे तब टैप करते ही कैंटेड साइड ऑन हो जाएगा, लेकिन टैप टू स्विच करोगे तब जब तक आप स्कोप्स बटन पे टैप नहीं करोगे तब तक कैंटेड साइड बस स्विच होके रहेगा। इसे आप स्विच पे रखो अगर आपका स्कोप मोड होल्ड पे सेट हो। फोकल लेंथ एडजस्टमेंट में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, टैप एंड होल्ड, जिसमें आप 6x एंड 8x की मैग्निफिकेशन चेंज कर पाओगे। टैप रखने से आपको पहले टैप करना पड़ेगा, फिर फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन होल्ड पे आप डायरेक्टली टच करके फोकल लेंथ एडजस्टमेंट कर पाओगे, इसीलिए इसे होल्ड पे ही रखें। पिक सेटिंग को इनेबल करके ही रखें, जिससे आपको एक्स्ट्रा बटन मिलेगा पिक करने के लिए, जिससे आपको इन गेम बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेगा। और इसमें भी डिफरेंट स्कोप मोड मिलते हैं, टैप, होल्ड एंड मिक्स एंड स्कोप मूवमेंट व्हाइल लीनिंग, जो कि सिमिलर है स्कोप बटन की तरह। और एक पिक एंड ओपन स्कोप का ऑप्शन है जिसे इनेबल करते ही ऑटोमेटिकली स्कोप ऑन हो जाएगा। तो अगर आप 3 फिंगर से कम में खेलते हो तो इसे इनेबल कर दो, और ज़्यादा फिंगर वाले लेआउट को यूज करते हो तो डिसेबल कर दो। अब आते हैं एडवांस कंट्रोल पे। यहाँ पे आपको पहले मिलेगा यूनिवर्सल मार्क। इसे इनेबल करने से आपको एक एक्स्ट्रा बटन मिलेगा जिससे आप लोकेशन मार्क करने के साथ साथ बहुत सारी इन गेम कमांड भी दे पाओगे। हेडशॉट साउंड इफेक्ट्स को इनेबल करने से आप जब भी किसी टारगेट की हेड पे शूट करोगे तब आपको एक साउंड सुनाई देगा। ऑल्दो ये सेटिस्फाइंग है, बट आई प्रीफर इट डिसेबल्ड एज इट गिव्स ए क्लीन गेमिंग एक्सपीरियंस। जंप और क्लाइंब में आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, सेपरेट एंड मर्ज। सेपरेट में आपको इंडिविजुअली दो बटन्स मिलेंगे जंप एंड क्लाइंब करने के लिए, जिससे बहुत सारे सिचुएशन में एडवांटेजेस मिलेगा और आप जंप करते करते एनिमी की तरफ क्लाइंब नहीं करेंगे, इसीलिए इसे सेपरेट ही रखें। मर्ज, क्राउच एंड प्रॉन को इनेबल करने से आपकी प्रॉन बटन एंड क्राउच बटन एक बटन में बदल जाएगा, और एक बार क्विकली टैप करने से क्राउच होगा और थोड़ा सा होल्ड करने से प्रॉन हो जाएगा, इसीलिए इसे डिसेबल रखें ताकि आप क्विकली प्रॉन हो पाओ। क्विक थ्रो को अगर आप इनेबल करोगे तो थ्रोएबल बटन पे होल्ड करने से आपका थ्रोएबल एक्टिव हो जाएगा, या फिर आपके हाथ में रहेगा जब आपका कैरेक्टर मूव ना कर रहा हो, और जब आप रनिंग स्टेट में रहोगे तब थ्रोएबल्स एक्टिव नहीं होगा, इसीलिए इसे डिसेबल ही रखें। थ्रोएबल्स क्विक हिल्स को अगर आप थ्रो पे रखोगे तब जब भी आप स्विच करके टॉर्च को होल्ड करेंगे तब थ्रोएबल्स कुक होना स्टार्ट हो जाएगा और स्विच पे सिर्फ स्विच होगा, इसीलिए इसे सिर्फ स्विच पे ही रखें। ऑटो जंप को इनेबल करोगे तब जब आप प्लेन में होगे तब आपको एक ऑटो जंप का बटन मिलेगा, जिससे आप ऑटोमेटिकली मार्क्ड लोकेशन पे जंप हो पाओगे, बट बहुत ही स्लो लैंडिंग करवाता है, इसीलिए इसे डिसेबल ही रखें। टैप टू मार्क लोकेशन को इनेबल करोगे तो आप डायरेक्टली कहीं पे भी टैप करके लोकेशन को मार्क कर सकते हो। ये थोड़ा सा ईजी है, बट मार्किंग लोकेशन प्रिसाइज नहीं होता, इसीलिए इसे आप डिसेबल ही रखें। थ्रो कंज्यूमेबल्स को अगर आप इनेबल करोगे तब आप हेल्थ बूस्टर, बैंडेजेस, फर्स्ट एड किट वगैरह
थ्रो कर पाओगे थ्रोएबल्स की तरह, बट इसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है थ्रोएबल्स को यूज करते टाइम, इसीलिए इसे डिसेबल ही रखें। ट्रांसपेरेंट यूआई मोड को इनेबल करने से आप अपने सारे बटन्स को इनविजिबल कर पाओगे जस्ट बीजीएमआई लोगो को टैप एंड होल्ड करने से। जब आपका मसल मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब ये बहुत काम में आता है, इसीलिए आप अगर बिना बटन्स को देखे कंट्रोल कर सकते हो तो इसे इनेबल कर देना। स्लाइड एरिना को इनेबल करोगे तो आप टीडीएम के अंदर स्लाइड कर पाओगे। बस आपको मूव करते टाइम क्राउच बटन को प्रेस करना है। अगर आप रूम वगैरह ज्यादा खेलते हो तो इसे डिसेबल करो, नहीं तो नॉर्मल प्लेयर हो तो इसे इनेबल करके रखो। एफपीपी स्वैप को इनेबल करोगे तो आपको टीपीपी एंड एफपीपी स्विच करने के लिए एक एक्स्ट्रा बटन मिलेगा, जिससे आप डिफरेंट सिचुएशन में रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यूज कर सकते हो, इसीलिए इसे इनेबल कर दो। एफपीपी डायनामिक होल्डिंग को इनेबल करोगे तो जब आप एफपीपी मोड में खेलोगे तो आपके सामने जो गन का ग्राफिक्स होगा वो थोड़ा सा कम दिखेगा, इसीलिए इसे इनेबल कर देना। अब टीपीपी फील्ड ऑफ व्यू को डायनामिकली 80 से 90 तक सेट कर पाओगे। अगर आपका स्क्रीन बड़ा है तो थोड़ा सा ज्यादा सेट कर देना, अगर आपका स्क्रीन छोटा है तो 80 ही सही है, और अगर आपका स्क्रीन साइज मीडियम है तो 84 यूज कर लेना। एफपीपी फील्ड ऑफ व्यू को फुल कर दो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा और एफपीपी में ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज़रूरत होता है। स्प्रिंट सेंसिटिविटी से आप जॉयस्टिक के स्प्रिंट मूवमेंट एक्टिव होने के लिए जितना आपको स्वाइप करना पड़ता है उससे एडजस्ट कर सकते हो, इसीलिए 90 से 95 के बीच में ही रखो ताकि स्मॉल मूवमेंट के साथ साथ क्विकली स्प्रिंट मूवमेंट भी कर सको। मार्क स्टाइल में आपको दो तरह के ऑप्शंस मिलते हैं, क्लासिक एंड मॉडर्न। क्लासिक में जब आप मार्क करोगे तब एनिमी थोड़ा सा हाइड हो जाता है, इसीलिए मॉडर्न पे सेट कीजिएगा, जिससे विजुअली बहुत ही क्लियर दिखेगा एनिमी को स्पॉट करने के लिए। एम असिस्ट को इनेबल करोगे तो आपका एम अगर एनिमी के आसपास भी रहेगा तब भी आपका बुलेट एनिमी को हिट करेगा। तो अगर आप एक कैजुअल प्लेयर हो तो इसे इनेबल कर देना, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव खेलते हो तो इसे डिसेबल ही करके रखें ताकि आपका एम इंप्रूव हो सके, क्योंकि कस्टम में एम असिस्ट काम नहीं करता। मेन स्क्रीन ऑडियो मार्कर को इनेबल करने से आपको एनिमी के ऑडियो के हिसाब से आपके स्क्रीन में डायरेक्शन दिखाई देगा, जिससे आपको बार बार मैप को देखना नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसे क्लासिक मोड में ही रखें। ऑटोमार्क हिट लोकेशन को इनेबल करके रखोगे तो फिर आप या फिर आपका टीममेट जब भी एनिमी को हिट करेंगे तब ऑटोमेटिकली मार्क्ड हो जाएगा, जिससे आपको बार बार पूछना नहीं पड़ेगा या फिर बोलना नहीं पड़ेगा कि अरे एनिमी कहाँ है, मार्क कर भाई। बिना मार्क किए क्या सारे किल्स तू ही उठाएगा। हीलिंग प्रॉम्प्ट को इनेबल करोगे तब आपके हेल्थ के परसेंटेज के हिसाब से ऑटोमेटिकली कंज्यूमेबल शो होने लगेगा। जैसे अगर आपका हेल्थ ज़्यादा है तो पेन किलर्स, थोड़ा सा कम है तो बैंडेजेस, और थोड़ा सा ज़्यादा कम है तो फास्ट एड किट शो होने लगेंगे, इसीलिए इसे इनेबल कर दो। कॉन्टिन्यूसली यूज बैंडेजेस को अगर इनेबल करोगे तब जब भी आप बैंडेजेस का इस्तेमाल करोगे तब जब तक आपका हेल्थ बूस्ट नहीं हो जाता तब तक बैंडेजेस लगाता ही रहेगा, जिससे आपको बार बार टैप नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए इसे इनेबल कर दीजिए। ऑटो ओपन डोर को इनेबल करोगे तब जब भी आप डोर के पास जाओगे तब ऑटोमेटिकली डोर ओपन हो जाएगा, तो इसे इनेबल कर दीजिए। ब्लोड साइड वार्निंग को इनेबल करोगे तो ये आपको फायर करने से पहले ही इंडिकेट कर देगा कि आपका बुलेट वॉल पे हिट होने वाला है या नहीं, इसीलिए इसे इनेबल कर दीजिए ताकि आपको एक अंदाजा लग पाए फायर करने से पहले। डिफॉल्ट फायर शिफ्ट फॉलो को अगर इनेबल करोगे तो फिर आप जिस टीममेट से पिछले मैच में फॉलो किए थे उसे नेक्स्ट मैच में ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगा, जिससे आपको बार बार फॉलो नहीं करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन को इनेबल करोगे तो आप जितने फास्ट अपने स्क्रीन टच को मूव करोगे उतना ज़्यादा आपका इन गेम कैमरा मूवमेंट होगा। अगर आप डिसेबल कर दोगे तो नो मैटर आप कितने फास्ट या फिर स्लो स्क्रीन टच को मूव करो, वो मिनिमम सेंसिटिविटी में ही काम करेगा। इसीलिए आईपैड वगैरह पे डिसेबल कर दो, क्योंकि उसमें ज़्यादा एरिया होता है टच करने के लिए, लेकिन फ़ोन में इसे इनेबल रखें क्योंकि उसमें थोड़ा सा कम स्क्रीन एरिया होता है। मैच ऑटो मैसेज को इनेबल करोगे तब जब आप नॉक हो जाएंगे तब ऑटोमेटिकली हेल्प का मैसेज चला जाएगा, और ऐसे ही बहुत सारे सिचुएशंस में ये काम करता है, इसीलिए इसे इनेबल कर दीजिए। होल्ड टू ओपन मैप को अगर इनेबल करते हो तब मैप को जितना टाइम होल्ड करके रखोगे उतना टाइम मैप ओपन रहेगा, और टच छोड़ने से ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इसे इनेबल कर दो जिससे क्विकली मैप यूज कर पाओ। सो थ्रोएबल्स ट्रैजेक्टरी लाइन को अगर इनेबल करोगे तब थ्रोएबल्स को कुक करने से पहले ही जहाँ हिट होगा वो दिखा देगा। टू बी ऑनेस्ट ये पर्सनल प्रेफरेंसेस है, तो इसे ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो, मैं तो इसे ऑफ ही रखता हूँ। ऑटो इक्विप माली वेपन को इनेबल करोगे तब आप जब भी फायर आर्म को हाथ से बैक पे रखोगे तब ऑटोमेटिकली माली वेपन हाथ में आ जाएगा। ये भी पर्सनल प्रेफरेंसेस है और मैं इसे डिसेबल ही रखता हूँ। जायरोस्कोप में आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, जिससे आप फोन के रोटेशन से इन गेम क्रॉसर मूवमेंट कर पाओगे, और ऑलवेज ऑन में वो ऑल टाइम काम करेगा। स्कोप ऑन में सिर्फ स्कोप ऑन करने से काम करेगा, इसीलिए इसे ऑलवेज ऑन में ही रखें, क्योंकि जायरोस्कोप की बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एम फीचर को इनेबल करोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा बटन मिल जाएगा, जिससे आप गेम के अंदर शोल्डर सपोर्ट लेके फायर कर पाओगे, जिससे एमिंग की प्रिसीजन हाई हो जाएगा, लेकिन कैरेक्टर मूवमेंट बहुत स्लो हो जाता है, इसलिए इसे इनेबल कर दीजिए ताकि कवर में रह के थोड़ा ज्यादा फायदा उठा सको। हाईलाइट्स मूवमेंट को इनेबल करोगे तो फाइट लेते वक्त ये ऑटोमेटिकली क्लिप को रिकॉर्ड करने लग जाएगा। डेथ रिप्ले में आपकी डेथ फाइट रिकॉर्ड हो जाएगा, जिसे एनालाइज करके आप अपने गेम
गेम को इम्प्रूव कर पाओगे। लेकिन इसे परफॉर्मेंस में दिक्कत आता है, इसीलिए मैं इन दोनों को डिसेबल रखता हूँ। ग्राफिक्स के सेक्शन पे जितना कम हो सके उसे सेट करो और फ्रेम रेट को जितना ज़्यादा हो सके उस पर सेट करो, ताकि आपको स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस मिल पाए। स्टाइल को कलरफुल में यूज़ करो, लेकिन यह भी है कि उससे थोड़ा सा जीपी यूजेज बढ़ जाता है। एंटी एलिजिंग को आपके डिवाइस के हिसाब से सेट करो। अगर आपका डिवाइस का परफॉर्मेंस कम है तो इसे क्लोज कर दो, और अगर आप फ्लैगशिप फ़ोन यूज़ करते हो तो 2x या फिर 4x रखो, ताकि जितने भी ऑब्जेक्ट्स के एजेस हैं वो स्मूथ दिखने लगे। कलर ब्लाइंड ब्राइटनेस एंड नॉन स्टैंडर्ड स्किन ऑप्शन को अपने हिसाब से सेट कीजिए, एंड ऑटो एडजस्ट ग्राफिक्स को हमेशा डिसेबल ही रखें, ताकि गेम के अंदर कॉन्स्टेंट एफपीएस मिल सके। इफेक्ट्स को येलो पे रखें और मिरामार पे ग्रीन, ताकि हिट लोकेशन क्लियरली दिख पाए। ऑडियो को हाई पे रखें और स्पीकर को थोड़ा सा कम कर दीजिए, ताकि आपके टीममेट्स के वॉइस थोड़ा सा कम हो जाए। और अगर आप बैकग्राउंड वॉइस चार्ट को ऑन करोगे तब आप गेम को मिनिमाइज करने के बाद भी आप अपने टीममेट्स के साथ कम्युनिकेशन कर पाओगे। अगर कुछ सेटिंग्स बाकी रह गया तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।